नमस्ते। 17 सितंबर 2025 आज की तारीख में राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ चल रहा है। हाँ, काफी कुछ है। भारत से लेकर दुनिया तक कई अहम खबरें हैं जिन पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारी है, कुछ जाने माने अखबारों से, कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट से भी। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं है, बल्कि उनके पीछे जो मतलब है उसको समझने की कोशिश करना है कि इन घटनाओं का असर क्या हो सकता है ना? सही कहा। कोशिश रहेगी कि इन सारी जानकारी में से सबसे काम की बातें निकालकर सामने रखें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की राजनीति से। सबसे बड़ी सुर्खी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन से जुड़ी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ध्यान खींचती है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने अपने उत्तराधिकार यानी सक्सेशन को लेकर जो भी अटकलें चल रही थी, उन्हें सिरे से खारिज कर दिया है और ये भी जताया कि चुनौतियों के बावजूद उनका नेतृत्व मजबूत है। ये दिलचस्प है क्योंकि 75 की उम्र राजनीति में एक पड़ाव माना जाता है। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री इस मौके पर भी अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति और नियंत्रण का मतलब एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। और सिर्फ संदेश ही नहीं, उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा पहलू, जैसा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख में भी इशारा है, उनकी संवाद शैली है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जो कनेक्ट करने की क्षमता है, उनकी भाषण कला और हास्य के इस्तेमाल का जिक्र है उस लेख में कि कैसे वो अलग अलग तरह के वोटरों से कनेक्ट कर पाते हैं। ये वाकई एक खासियत है जो सही इतने लंबे राजनीतिक करियर में उनके साथ रही है। सही कहा। ये सिर्फ तथ्य रखना या योजनाएं गिनाना नहीं है, ये एक तरह का भावनात्मक जुड़ाव बनाना है। और जब वो उत्तराधिकार की बातों को खारिज करते हैं तो ये सिर्फ एक बयान नहीं होता, ये उनकी मौजूदा राजनीतिक पकड़ और शायद भविष्य की योजनाओं का संकेत भी देता है। मतलब ये दिखाता है कि वो अभी भी ड्राइविंग सीट पर हैं। हाँ, कि पार्टी और सरकार पर उनका नियंत्रण बना हुआ है। जी। अच्छा, प्रधानमंत्री के स्तर से हटकर अगर राज्यों की तरफ देखें तो वहाँ भी काफी कुछ चल रहा है। हाँ, राज्यों में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। राजस्थान में एक नियुक्ति चर्चा में है। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं राजेश्वर सिंह। अच्छा। उन्हें राज्य का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया बताता है कि ये नियुक्ति थोड़ी विवादित रही है। और जब ऐसी नियुक्तियां खासकर चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं में किसी विवाद के साये में होती हैं, तो ये सवाल खड़े करती ही। जाहिर है चुनाव आयुक्त का पद तो निष्पक्षता की मांग करता ही है। बिल्कुल। और नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठना वो व्यवस्था में भरोसे के लिहाज से थोड़ा अहम हो जाता है। देखना होगा इसका आगे क्या असर रहता है। गुट के अध्यक्ष है उद्धव ठाकरे जी। उन्होंने अपने चचेरे भाई और MNS नेता राज ठाकरे के साथ गठबंधन की संभावना जताई है। अरे, ये तो बड़ी खबर है। हाँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि ये मुंबई नगर पालिका चुनावों से ठीक पहले एक बड़ा सियासी मोड़ हो सकता है। ये वाकई दिलचस्प है क्योंकि ठाकरे बंधुओं की जो प्रतिद्वंदिता है वो तो महाराष्ट्र की राजनीति का एक स्थायी भाव जैसी रही है। हाँ, काफी पुरानी। अगर वो साथ आते हैं, खासकर BMC बृहन मुंबई महानगर पालिका जैसे इतने अमीर और प्रतिष्ठित निकाय के चुनाव के लिए, तो ये सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के समीकरण बदल सकता है। ये दिखाता है कि राजनीतिक जरूरतें कैसे पुरानी कड़वाहटों को भी पीछे छोड़ने पर मजबूर कर सकती हैं। तो राजस्थान में नियुक्ति और महाराष्ट्र में ये संभावित गठबंधन दोनों ही कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों की बिसात बिछने का इशारा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये छोटे छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन ये पार्टियों की बड़ी रणनीति का हिस्सा होते हैं। राजस्थान में नियुक्ति का जो समय है वो अहम है और महाराष्ट्र में ये संभावित गठबंधन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और वोटरों को एक बड़ा संदेश देगा। राज्यों की बात चली रही है तो दक्षिण भारत से भी कुछ अहम खबरें हैं। केरल में। केरल? हाँ, बताएं। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक CPM ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर अपने पुराने स्टैंड से कह सकते हैं यू टर्न लिया है। अच्छा, ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ, अब वो पारंपरिक भक्तों के साथ खड़ी दिख रही है। ये एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है, खासकर अगर हम 2026 के विधानसभा चुनावों को देखें तो। सबरीमाला एक बेहद संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा रहा है केरल में। CPM का ये बदलावा रुख दिखाता है कि कैसे पार्टियां कई बार विचारधारा से ज्यादा जमीनी हकीकत और वोट बैंक की राजनीति को तरजीह देती हैं। ये एक तरह से अपनी पिछली नीति के असर का आकलन करके
रास्ता बदलने जैसा है। लेकिन क्या इस तरह के बदलाव से पार्टी अपने जो मूल समर्थक हैं उनको नाराज करने का जोखिम नहीं उठाती? ये जोखिम तो हमेशा रहता है। यही पर वो राजनीतिक संतुलन साधने की कला काम आती है ना। पार्टी को उम्मीद होगी कि इस कदम से वो शायद ज्यादा बड़ा वोट बैंक अपनी तरफ खींच पाएगी और वो फायदा कोर समर्थकों की संभावित नाराजगी से शायद ज्यादा हो। ये एक गणनात्मक दाव है। समझ गई। और उधर तेलंगाना में इतिहास को लेकर एक राजनीतिक खींचतान चल रही है। इतिहास को लेकर? हाँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि हैदराबाद रियासत का जो भारत में विलय हुआ था जी, उसका श्रेय पूरी तरह जवाहरलाल नेहरू को जाता है और उन्होंने 17 सितंबर को विलय दिवस के रूप में मनाने के भाजपा के कदम का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे इतिहास की जो व्याख्याएं हैं वो भी राजनीतिक हथियार बन जाती हैं। हैदराबाद का विलय भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। बिल्कुल। और कौन इसका श्रेय ले, ये आज की राजनीति में प्रासंगिक हो गया है। कांग्रेस नेहरू की विरासत पर जोर दे रही है, जबकि जाहिर है भाजपा इसे अलग नजरिए से पेश कर रही होगी। तो दोनों ही पार्टियां इतिहास के जरिए वर्तमान में अपना प्रभाव मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, ये नैरेटिव सेट करने की लड़ाई है। तो केरल में धार्मिक भावनाएं और तेलंगाना में ऐतिहासिक दावे, दोनों ही मामलों में पार्टियां लोगों की पहचान और भावनाओं से जुड़े मुद्दों को चुनावी रणनीति का हिस्सा बना रही हैं। सही कहा। और अगर हम इन चारों राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना की खबरों को एक साथ रखकर देखें तो एक पैटर्न सा उभरता है। क्या पैटर्न कि पार्टियां हर स्तर पर सक्रिय हैं, नियुक्तियों के जरिए व्यवस्था पर पकड़ बनाना, नए या पुराने सहयोगियों के साथ गठबंधन तलाशना, संवेदनशील सामाजिक मुद्दों पर अपना रुख बदलना और ऐतिहासिक घटनाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। ये सब मिलकर भारत की जो जटिल और गतिशील क्षेत्रीय राजनीति है उसकी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। ये तो हुई भारत की घरेलू राजनीतिक हलचलें। अब जरा दुनिया के मंच पर नजर डालते हैं। वहाँ भी कुछ गंभीर मुद्दे सामने आ रहे हैं। हाँ, वैश्विक परिदृश्य भी काफी उथल पुथल वाला है। खासकर पश्चिमी देशों में राजनीतिक भाषा के तीखेपन उथल पुथल वाला है। खासकर पश्चिमी देशों में राजनीतिक भाषा के तीखेपन और उससे जुड़ी हिंसा की आशंका बढ़ रही है। हाँ, ये एक बहुत चिंताजनक रुझान है। अमेरिका से एक उदाहरण लेते हैं। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर हैं जोश शापिरो। हाँ, सुना है। उन्होंने हाल ही में इराडिकेट हेट ग्लोबल समिट में राजनीतिक हिंसा की कड़ी निंदा की और शांतिपूर्ण बातचीत की जरूरत पर जोर दिया। सीबीएस न्यूज बताता है कि ये बात इसलिए भी ज्यादा मायने रखती है क्योंकि इसी साल अप्रैल में उनके अपने परिवार को धमकियां मिली थी। अच्छा, तो गवर्नर को खुद इसका अनुभव हुआ है। हाँ, ये तो इस मुद्दे को और भी व्यक्तिगत और गंभीर बना देता है ना। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सैद्धांतिक चिंता नहीं रह जाती। फिर जब ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को ऐसी धमकियां मिलती हैं, तो ये समाज में बढ़ते जहर का एक बहुत बुरा संकेत होता है। और ये कोई अकेली घटना नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में रॉयटर्स का एक हालिया पोल छपा है जिसके नतीजे काफी सोचने पर मजबूर करते हैं। अमेरिका में लगभग 2/3 लोग, मतलब करीब 66%, 2/3, हाँ, मानते हैं कि कठोर और बांटने वाली राजनीतिक भाषा हिंसा को उकसाती है। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इससे भी ज्यादा, करीब 80% लोगों का मानना है कि राजनीतिक सहिष्णुता यानी अलग विचारों को बर्दाश्त करने की क्षमता वो लगातार कम हो रही है। 80%? जी, ये आंकड़े बताते हैं कि समस्या कितनी गहरी है। लोगों को ये महसूस हो रहा है कि उनके नेता जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सीधा असर समाज में हिंसा और असहिष्णुता के रूप में दिख रहा है। तो ये सिर्फ नेताओं के भाषणों तक सीमित नहीं है, इसका असर सड़कों पर समाज में महसूस किया जा रहा है। बिल्कुल। यहाँ सवाल ये उठता है कि सार्वजनिक जीवन में संवाद का स्तर क्या होना चाहिए। जब राजनीतिक बहस नफरत और विभाजन फैलाने लगे, हाँ, तो ये लोकतंत्र की बुनियाद पर ही चोट करती है। अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है, लेकिन क्या इसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, खासकर जब उसके परिणाम हिंसा के रूप में सामने आ रहे हों? ये एक बहुत मुश्किल संतुलन है। ये वाकई एक गंभीर वैश्विक चिंता है। और एक और बेहद गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा लगातार बना हुआ है, गाजा का संकट। हाँ, गाजा की स्थिति तो बहुत ही चिंताजनक है। स्थिति वहाँ बहुत बिगड़ चुकी है और अब संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन से एक बड़ी खबर आई है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक
एक बहुत ही भारी निष्कर्ष निकाला है द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक। क्या कहा है आयोग ने? आयोग ने कहा है कि इजराइल ने गाजा में नरसंहार यानी जीनोसाइड किया है। उन्होंने अपने इस निष्कर्ष के लिए बड़े पैमाने पर हुई हत्याओं, लोगों को जबरन हटाने और अस्पतालों, स्कूलों जैसे जरूरी ढांचे को तबाह करने का हवाला दिया है। नरसंहार, जेनोसाइड, ये शब्द अपने आप में बहुत वजन रखता है। बहुत ज्यादा। और साथ ही यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इजराइल के युद्ध संचालन के तरीकों को नैतिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से असहनीय बताया है। और यहाँ हम ये साफ कर दें कि हम केवल संयुक्त राष्ट्र आयोग और महासचिव के निष्कर्षों को रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, और हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून में नरसंहार शब्द का इस्तेमाल सबसे गंभीर अपराधों में से एक के लिए होता है। इसके कानूनी मानक बहुत ऊंचे हैं और इसे साबित करना भी बहुत जटिल होता है। तो जब यूएन का जांच आयोग ये शब्द इस्तेमाल करता है तो इसके बहुत गहरे मायने होते हैं। ये इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। तो इस घोषणा का तात्कालिक असर क्या हो सकता है? क्या इससे जमीनी हालात पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, तात्कालिक जमीनी असर शायद एकदम से ना हो, लेकिन कूटनीतिक और कानूनी स्तर पर इसका बड़ा असर हो सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी में जो मामले चल रहे हैं उन्हें प्रभावित कर सकता है। दूसरे देशों पर इजराइल के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करने का दबाव बढ़ सकता है, चाहे वो हथियार बेचने का मामला हो या कूटनीतिक समर्थन का। अच्छा, ये संघर्ष के समाधान की कोशिशों को भी एक नई दिशा दे सकता है। हालांकि वो दिशा क्या होगी ये कहना अभी मुश्किल है। यानी ये घोषणा सिर्फ एक बयान नहीं है, इसके पीछे कानूनी और राजनीतिक परिणामों की एक पूरी श्रृंखला जुड़ी हो सकती है। बिल्कुल, ये वैश्विक मंच पर जो नैतिक और कानूनी बहस है उसे और तेज करेगा। कौन से देश इस रिपोर्ट को मानेंगे, कौन इसे खारिज करेंगे और इसके आधार पर क्या कदम उठाएंगे, ये सब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। ये गाजा संकट की जटिलता को और बढ़ाता है। तो आज हमने काफी व्यापक मुद्दों पर बात की, भारत में प्रधानमंत्री की स्थिति से लेकर राज्यों की चुनावी रणनीतियों तक। हाँ, और फिर अमेरिका में राजनीतिक भाषा के खतरे से लेकर गाजा में यूएन की गंभीर रिपोर्ट तक। अगर इन सबको समेटना हो तो मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? हाँ, कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि भारतीय राजनीति में शीर्ष स्तर पर मतलब प्रधानमंत्री मोदी 75 की उम्र में भी मजबूती से कमान संभाले हुए हैं और अपनी संवाद कला का प्रभावी इस्तेमाल कर रहे हैं। निरंतरता दिख रही है। ठीक है। दूसरी बात, राज्यों के स्तर पर काफी गहमागहमी है। गठबंधन बिगड़ रहे हैं, संवेदनशील मुद्दों पर पार्टियां पैंतरे बदल रही हैं, इतिहास की अपनी अपनी व्याख्याएं पेश की जा रही हैं। ये सब आने वाले चुनावों की तैयारी है। सही। और तीसरी मुख्य बात शायद वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव से जुड़ी है कि पश्चिमी लोकतंत्रों, खासकर अमेरिका में तीखी राजनीतिक बयानबाजी और उससे पनपते हिंसा और असहिष्णुता एक बड़ी चिंता बन गई है, जिसे अब आम लोग भी महसूस कर रहे हैं, जैसा कि वो पोल दिखाता है। और चौथी, गाजा। हाँ, और चौथी बात, गाजा में मानवीय त्रासदी जारी है और यूएन जांच आयोग की नरसंहार वाली रिपोर्ट ने संकट को एक नए और बेहद गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मोड़ पर ला खड़ा किया है। ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं जो काफी उलझी भी लगती है, जहां घरेलू राजनीति की अपनी मजबूरियां हैं और वैश्विक मंच पर नैतिकता, कानून और जमीनी हकीकत के बीच टकराव चल रहा है। बिल्कुल सही कहा। एक तरफ देश के अंदर नेता वोट और सत्ता के लिए हर तरह की रणनीति अपना रहे हैं, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों, युद्ध के नियमों और कूटनीतिक भाषा की मर्यादा जैसे मुद्दे दांव पर लगे हैं। ये दिखाता है कि आज के दौर में शासन चलाना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। हमने कई अहम पहलुओं को छुआ। धन्यवाद। आज की इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। क्या सवाल? कि जिस तरह की तीखी बयानबाजी, ध्रुवीकरण और जटिल राजनीतिक स्थितियां हम अपने आसपास और दुनिया भर में देख रहे हैं, चाहे वो राज्यों की चुनावी चालें हो, अमेरिका में घटती सहिष्णुता हो या गाजा जैसा संकट, ऐसे में एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें जो जानकारी मिल रही है उसे समझना, उसके अलग अलग पहलुओं को देखना और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, ये कितना जरूरी हो गया है। ये तो बहुत जरूरी है। शायद मीडिया साक्षरता आज पहले से कहीं ज्यादा अहम है, इस पर विचार किया जा सकता है।